नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के जेईई कंटेस्ट प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 7 नवंबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण कंटेस्ट पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आप लोगों से एक आप लोग एक सजेशन देना है और वो ये है कि इस समय आप लोग एग्जाम डेट को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। एक अनिश्चितता जो थी एग्जाम डेट को लेकर के, हालांकि आयोग ने इसको जो है डेट बता दी है अपनी, और पहले भी डेट इसी पर एग्जाम कराना चाह रहा था आयोग, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है कहीं ना कहीं अपने आप में जो है थोड़ा सा जो है परेशान कर देने वाली है, समस्याएं इसमें आने वाली हैं। ऐसे में जो है दरअसल अगर हम सभी यही अपील करते हैं कि आयोग दरअसल इस पर जो है थोड़ा सा पुनर्विचार करे और इस पर जो है ठीक ढंग से कार्य करे, उसके बाद एग्जाम डेट वगैरह जो है अपनी बढ़ाए। हालांकि बात जो मेन है वो ये है कि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग जो है पढ़ाई करते रहिएगा, परेशान मत होइएगा। थोड़ा सा टेंशन वाला बात है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग अपने अपने स्तर पर जो भी प्रयास साझा कर सकते हैं करिए। आयोग को नोटिस जो भी दी गई है उसके परिप्रेक्ष्य में आप लोग जो है मेल कर सकते हैं आयोग को। अपने अपने स्तर पर जो है आप सभी लोग जो है अपने अपने क्षेत्र के जो भी राजनीतिक पार्टी से संबंधित जो लोग हैं, विधायक या सांसद, उनके माध्यम से आप अपनी बात को रख सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपकी बातों में तार्किकता है, अगर आपकी बातों में कहीं ना कहीं जो है वजन है, तो मुझे लगता है सरकार और आयोग आपकी बात को सुनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि चीजों को ठीक ढंग से करना है, कुछ ऐसा ना करेंगे जिससे गलत हो जाए। बस आपको ये करने के साथ साथ में आपको अपनी तैयारी को भी बहुत बेहतर ढंग से जो है करना है। डिकोड एग्जाम आपके साथ है, आपके पूरी मेहनत के साथ है। आपको कहीं कोई समस्या होती है, आप निश्चिंत होकर के आप मुझसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, लेकिन तैयारी साथ साथ में करना मत छोड़िएगा। ये आयोग है, कुछ भी कर सकता है। ऐसे में आप लोग जो है लगातार पढ़ते रहिएगा। एग्जाम डेट 7 और 8 दिसंबर पीसीएस और 22 और 23 दिसंबर आरओ, यही डेट आपको मान के चलना है। मैं पहले से भी कह रहा था, इस पर हमने स्ट्रैटेजी वीडियो भी बनाया था पीसीएस के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब यह था कि जो डेट ऑलरेडी अनाउंस कर रख गया है आयोग ने, आप डेट उसी को मान के तैयारी करिए। भले ही आगे पीछे क्या होता है देखा जाएगा इन फ्यूचर, लेकिन आप लोग जो है पूरी शिद्दत के साथ तैयारी करिए। यह समय थोड़ा सा मुश्किल भरा हो सकता है, हो रहा होगा, मैं जानता हूं, समझता हूं, लेकिन आपको धैर्य के साथ जो है अपनी चीजों पर, अपने ऊपर, अपने आराध्य पर भरोसा करके अपनी तैयारी को पूर्ण ढंग से करना है। ऑल द बेस्ट है इसके लिए आप सभी लोगों को। बाकी आइए हम लोग सीधे तौर पर अब आते हैं आज के करंट अफेयर्स के वीडियो पर, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपका टारगेट यूपीपीएससी, पीसीएस और आरओ के एग्जाम है, यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो सब कुछ करिए, लेकिन साथ साथ में रिवीजन करिए। और इसके लिए डिकोड एग्जाम का जो प्रोग्राम चल रहा है इस समय फिलहाल, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहिए। थ्योरी आप लोगों ने बहुत पढ़ लिया होगा, अब आप लोग जो है लगातार रिवीजन करिए। और इसके लिए आप डिकोड एग्जाम का आरओ एंड यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 जो वीडियो टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, आप इससे जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, जिसमें 9000 यानी कि 9000 प्रश्नों के माध्यम से आपको पूरे सिलेबस का रिवीजन करवाया जाएगा एक तरीके से, जहां पे आपको टेस्ट भी दिया जाएगा, जिसमें 15 आरओ के टेस्ट होंगे, 10 पीसीएस का टेस्ट होगा, और साथ ही साथ में आपको 5 टेस्ट जो है इसका सीसैट का भी देखने को इसमें मिलेगा। सारे क्वेश्चंस आपके बायलैंग्वेज होंगे, और जो पैटर्न आपका आयोग का है, जो जिस बदलते पैटर्न पर जो क्वेश्चंस पूछ रहा है, उस पैटर्न पर ही आपसे क्वेश्चंस जो है इसमें दिए जाएंगे। तो आप पूरे क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरे सिलेबस का क्या किया जाएगा, इसका रिवीजन जो है आपको हो जाएगा। ये बढ़िया प्रोग्राम है, आप इससे जुड़ सकते हैं। अगर इस प्रोग्राम के डिटेलिंग चाहिए, अगर इस प्रोग्राम से आपको जुड़ना है, तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर टाइप करना होगा वीडियो टेस्ट, और उसको टाइप करके आपको भेज देना होगा 9506742546 पर, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 6307495944 पर। तो ये हो गई सूचना जो आप लोग को देनी थी, क्योंकि पढ़ाई को आपको ब्रेक नहीं करना है, पढ़ाई लगातार करते रहनी है। जो प्रयास आपको साझा स्तर पर करना है आयोग के सामने, वो आप करते रहिए, लेकिन पढ़ाई को ब्रेक आपको नहीं करना है। शुभकामना एक बार मैं दोबारा से आपको देता हूं। ये आप इतने लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, आपके संघर्ष को सफलता मिले, ऐसे मैं दुआ करता हूं। ऐसे डिकोड एग्जाम आपके लिए प्रे करता है। ऑल द बेस्ट है। आइए अब हम लोग फटाफट लास्ट डे का रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि असम में भाषा गौरव सप्ताह मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 3 से लेकर 9 नवंबर के मध्य में दरअसल ये जो है भाषा गौरव दिवस मनाया जाता है। आपको पता होगा कि असम या जो लैंग्वेज है उसको शास्त्रीय जो है लैंग्वेज का दर्जा प्रदान किया गया था। इसी के परिप्रेक्ष्य में दरअसल असम में भाषा गौरव सप्ताह मनाया जाता है। कल हमने आपको डिटेल्स में इसको बताया था। साथ ही साथ में हमने आपको यह भी कहा था कि कितनी शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। यह प्रश्न इस बार आने की पूरे चांस है। भाई साहब बैठे मत रहो, कलम तुरंत उठाओ, फटाफट नोट डाउन कर लो। मैंने क्या बोला, कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं और कितनी टोटल शास्त्रीय भाषाएं हो गई, इस पर हमने 3 दिन क्वेश्चन आपको कराया था, अगर आपको याद होगा तो। इसलिए आप इस क्वेश्चन को तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है
हाल ही में किसके द्वारा ब्रिस्बेन में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया गया? तो डॉक्टर एस जयशंकर। और डॉक्टर एस जयशंकर कौन है? ये भारत के विदेश मंत्री हैं, याद रखिएगा। पिछले कार्यकाल में भी वर्तमान सरकार के ये विदेश मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा थाईलैंड के विदेश मंत्री कौन है? तो ये है मैरिस सांग्यामपो उंगसा, जो कि भारत के भी 4 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में भारत द्वारा अगस्त 2024 में कहां पर अपना रेजिमेंट मिशन खोला गया? तो ये खोला गया भैया अल्बानिया में। कल हमने आपको इसके बारे में बताया भी था। नेक्स्ट है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में कहां पर संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 के 9वें संस्करण की शुरुआत की गई? तो वो जकार्ता में, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। सारे युद्धाभ्यास, जितने भी युद्धाभ्यास होते हैं, खासकर भारत से संबंधित जितने भी युद्धाभ्यास होंगे, वो सभी के सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से क्या होंगे? इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए जितने भी युद्धाभ्यास हैं उन सभी को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। उनका संस्करण कौन सा था, वो कौन सा अभ्यास है, कहां पर आयोजित किया गया, इन प्रकार के फैक्चुअल जो डेटा होते हैं वो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहां पर सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि DICSC परियोजना की शुरुआत की गई? तो वो पीलीभीत और गोरखपुर से इसकी शुरुआत की गई। कल हमने आपको इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी प्रदान की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका द्वारा किस देश को 425 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त सैन्य सहायता देने की घोषणा की गई? तो कौन सा देश है? वो देश है आपका यूक्रेन। जानते होंगे इसके बारे में आप लोग। नेक्स्ट है, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क निम्नलिखित में से किसे घोषित किया गया? तो वो है पेंच बाघ अभ्यारण्य को, जो कि भारत का पहला डार्क पार्क जो है ये है। आपको मैं बता दूं कि कोई भी चीज यदि पहली बार होती है तो वो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी देश के कोई महिला, कोई राष्ट्रपति या कोई महिला किसी खास पद पर नियुक्त होती है, या कोई भी योजना पहली बार लॉन्च होती है, कोई भी चीज भारत में या वैश्विक स्तर पर प्रथम बार होती है, तो वैसा प्रश्न, वैसा टॉपिक आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है? महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान करके चलिएगा। नेक्स्ट है, कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था, जो कि अक्सर आपके इतिहास विषय में पूछा जाता है कि कामाटा गारू क्या था? तो ये था एक जहाज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। और इसके बारे में आप लोग डिटेल्स में इतिहास विषय में पढ़ते होंगे, मुझे यहां पर समझाने की ज्यादा आपको आवश्यकता नहीं है। अब आइए हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर आते हैं, यानी कि जो है आज के प्रश्नों पर हम लाते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस न्यायालय ने कहा, क्या कहा कि निजी संपत्तियां भौतिक संसाधनों का हिस्सा नहीं, राज्य उसका अधिग्रहण नहीं कर सकता। ये स्टेटमेंट अभी किसने दिया है? ये जो है किस न्यायालय ने कहा है? सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को कहा, या इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, या नैनीताल हाईकोर्ट ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी जल्दी मुझे बताइए। अब ऐसी न्यूज, ऐसी खबरें आप लोग अगर पेपर पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, तो वहां पर आपको दिखाई देती होंगी। एक बात मैं यहां पर महत्वपूर्ण कह दे रहा हूं, और वो ये कि अक्सर जो सर्वोच्च न्यायालय के जो डिसीजंस होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का जो स्टेटमेंट होता है, वो अक्सर आपके एग्जाम में उस टॉपिक से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी खास मुद्दे पर अगर कोई स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट का आता है, किसी खास हाई कोर्ट का आता है, तो वो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुमूल्य हो जाता है एक तरीके से, या फिर यूं कह लीजिए कि वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट, तो ये बात दरअसल सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और अगर बात सुप्रीम कोर्ट की आ गई है, तो मैंने कई बार कहा है कि आपके एग्जाम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में, उनके नियुक्तियों के बारे में, और अलग अलग प्रकार के जो प्रश्न हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित पूछे जाते हैं। इसलिए पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चैप्टर को आप लोग अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। अक्सर वहां से एक नया 2 प्रश्न वहां से पूछे जाते हैं। राइट, चलिए, तो व्याख्या में सेम वही पॉइंट जो हमने आपको बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निजी संपत्तियां जो होती हैं, निजी संपत्तियां भौतिक संसाधनों का हिस्सा नहीं है, राज्य उनका अधिग्रहण नहीं कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत से व्यवस्था दी कि सभी निजी संपत्तियां समुदाय के ऐसे भौतिक संसाधनों का हिस्सा नहीं है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 39B, याद रखिएगा इस आर्टिकल को हो सकता है आपसे पूछ ले, 39B के अंतर्गत सरकार अनिवार्य रूप से पुनः वितरित कर सके। ठीक, इसके अलावा हालांकि न्यायालय ने यह भी कहा कि कुछ निजी संपत्तियां इस श्रेणी के अंतर्गत आ सकती हैं, बशर्ते वे समुदाय के लिए क्या हो, महत्वपूर्ण और उपयोगी हो। तो ये स्टेटमेंट आपके लिए याद रखना। बाकी ये स्टेटमेंट लास्ट में है कि न्यायालय के इस निर्णय ने पूर्ववर्ती जो उन व्यवस्थाओं को रद्द कर दिया जिनमें निजी संसाधनों को व्यापक तौर पर सामुदायिक परिसंपत्तियों में शामिल किया गया था। इसमें कहा गया कि इस मामले में पहले दिए गए वक्तव्य बाध्यकारी नहीं थे।
अब ये आई थिंक आपको समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या बताया, लेकिन इस बात को मैं एक आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, क्योंकि ये प्रश्न आप एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस पर मैं एक आर्टिकल अच्छे से बना दूंगा। राइट, चलिए फिलहाल उस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है कि जो स्टेटमेंट यहां पर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित पहले एशियाई बौद्ध सम्मेलन का विषय क्या था। इस पर ऑलरेडी हमने आपको प्रश्न करा दिया था, हमने आपको बताया भी था कि इस सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक हो रहा है, लेकिन आज हमने इसकी थीम पूछ ली है, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी जल्दी मुझे बताइए कि ये जो सम्मेलन हो रहा है इसकी थीम क्या है। ए ऑप्शन, एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका, या एशिया और विश्व में बौद्ध धर्म, या बौद्ध धर्म की महत्ता, या फिर बौद्ध धर्म का अन्य धर्मों के साथ संबंध। जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। बौद्ध धर्म के बारे में आप लोग पढ़ते होंगे, यहां से प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हमने कल भी आपसे कहा था कि इसके बारे में डिटेल्स जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ में हमने जैन धर्म को भी पढ़ने के लिए आपसे कहा था। ठीक है, तो पहला पॉइंट मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा, और व्याख्या के अंतर्गत सेम वही पॉइंट की जो थीम है वो क्या है, वो थीम है एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की क्या भूमिका। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट है ऑस्कर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। क्या कि ऑस्कर 2025 के लिए किस फिल्म ने क्वालिफाई किया है। ए ऑप्शन, सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, या आयुध, या फिर अयोग, या फिर सनफ्लावर्स विथ मी। जल्दी जल्दी मुझे बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर क्या, ए। ये जो सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वन टू नो है, ये कन्नड़ लघु फिल्म है, और इसी को ऑस्कर 2025 के लिए क्या किया गया है, क्वालिफाई किया गया है। राइट, ठीक है, तो कन्नड़ लघु फिल्म कौन, सनफ्लावर्स। अच्छा, ये पॉइंट याद रखिए कि क्या है, कन्नड़ लघु फिल्म है। ठीक है, हिंदी मूवी नहीं है, याद रखिएगा कन्नड़ की है। ठीक है, कन्नड़ लघु फिल्म है ये। तो सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो ने ऑस्कर 2025 के लिए क्या कर लिया है, क्वालिफाई कर लिया है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कौन, FTII के एक विद्यार्थी की एक फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो, ठीक है, ने ऑस्कर की लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी के लिए क्वालिफाई किया है। ठीक है, निर्देशन किसने किया है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो निर्देशन करता जो है वो है चिदानंद एस नाइक, और फिल्म ने कांस फिल्म जो फेस्टिवल होता है वहां पर भी इस फिल्म ने पहला पुरस्कार कांस फिल्म फेस्टिवल में जीता था। तो इसलिए ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में शुरू हो रहे वर्ल्ड ट्राइबल मार्केट का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है। 2 से 3 नवंबर, बी ऑप्शन 5 से 7 नवंबर, सी ऑप्शन 15 से 20 नवंबर, या फिर डी ऑप्शन 20 से लेकर के 22 नवंबर। जल्दी जल्दी मुझे बताइएगा इसका आयोजन मतलब कब से कब तक किया रहा है। तो इसका आयोजन बेसिकली किया रहा है ऑप्शन नंबर क्या, बी हो जाएगा इसका क्या सही उत्तर, यानी कि 5 से लेकर 7 नवंबर 2024 के मध्य में जो ये आपका वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट है इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक, याद रखिएगा इस पॉइंट को, महत्वपूर्ण है। तो भैया जी लोग, और ये लंदन में शुरू हो रहा है, वो लंदन में शुरू हो रहे वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का आयोजन 5 से लेकर के 7 नवंबर। तो ये प्लेस और ये डेट भारत की तरफ से कौन, भारत की तरफ से पर्यटन मंत्रालय 5 नवंबर से इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। याद रखिएगा, कार्यक्रम के दौरान इंडिया पैवेलियन में भारत की संस्कृति, भाषा और परंपराओं का प्रदर्शन किया गया। जो ये आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि भारत की तरफ से किस मंत्रालय ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो आप कहेंगे कि भारत की तरफ से पर्यटन मंत्रालय ने इसमें क्या किया, पार्टिसिपेट किया। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलो नेक्स्ट है, वर्ल्ड सिटीज डे मनाया था, कब मनाया था भैया बताइए। ए ऑप्शन 30 अक्टूबर, बी 31 अक्टूबर, सी 1 नवंबर, या फिर डी 2 नवंबर। तो वर्ल्ड सिटीज डे जो मनाया था वो मनाया था आपका ऑप्शन नंबर क्या, बी, यानी कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी आपके लिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट सेम एज इट इज वही कि वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित किया गया था। यह फैक्ट भी आपके एग्जाम पूछ सकता है कि जो वर्ल्ड सिटीज डे मनाया जाता है किसके प्रयासों के फलस्वरूप मनाया जा रहा है। तो आप कहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, और संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या, संयुक्त राष्ट्र महासभा भैया आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र महासभा, हमने कई बार आपको इसे कहा है कि यहां से प्रश्न पूछ सकता है। हमने कई बार आपको डिटेल्स में इसके बारे में बताया भी है। तो आप लोग संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में डिटेल्स जानकारी एकत्रित प्लीज कर लीजिएगा। ओके, उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है शहरों से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना तथा विभिन्न देशों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना।
आप लोग को पता होगा कि शहरों में विभिन्न प्रकार की जो है चुनौतियां होती हैं, विभिन्न प्रकार के संघर्ष को करना पड़ता है। हालांकि आजकल लोग गांव छोड़कर के अपने शहर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन यह दुखद है कि हम लोग इतने ज्यादा अर्बनाइजेशन कर रहे हैं कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं हमारे पास जमीन जो खेती के लिए उपयोगी बची हुई है वो बिल्कुल भी नहीं बचेगी, और शहरों की भागते हुई जो जिंदगी हमारी है कहीं एक दिन थम सी जाएगी, और एक बार दोबारा से हम लोग पुनः से जो है गांव की ओर क्या होंगे, भागेंगे, गांव की ओर जाएंगे। इसलिए आप लोग की अगर जमीन, मैं बहुत व्यक्तिगत तौर से मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आपकी जमीन आपके गांव में है, यदि आपका घर आपके गांव में है, तो उसको खाली मत होने देना, उसको बंजर मत होने देना। अपने जमीन और अपने जगह से हमेशा प्यार करना, वही आपकी धरोहर है। और यही भारतीय संस्कृति की जो है खूबसूरती भी है कि हम अपनी संस्कृति परंपराओं, अपनी जमीन, अपने जायदाद को बहुत ही संजो के रखते हैं, और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति इतने समय से लगातार चल रही है और मजबूती के साथ जो है खड़ी हुई है। बहुत सारी संस्कृतियां, परंपराएं आई लेकिन वो विलुप्त हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति परंपराएं आज भी जीवंत हैं, जिसके पीछे जो है जो सबसे बड़ा कारण है वही क्या है, वो है संजोना। हमें संजोने की हैबिट है। इसलिए बहुत ज्यादा शहरों की तरफ आप लोग मत भागिए, कोशिश करिए कि अपना रोजगार, अपनी चीजें जो है आप अपने गांव, अपने घर में शुरुआत करिए, यही आपके लिए बहुत ही क्या है, बेहतर होगा। ठीक है, चलिए, तो थीम क्या है भाई साहब इसकी? तो थीम है आपकी यूथ लीडिंग एंड क्लाइमेट एंड लोकल एक्शन फॉर सिटीज। ठीक है, और सिटीज से बहुत प्रकार के चीजें उत्पन्न होती हैं। शहरीकरण एक टॉपिक है आपकी यूपीपीसीएस में। यूपीपीसीएस में पेपर फर्स्ट में जो इंडियन सोसाइटी का पोर्शन है, वहां पर शहरीकरण एक पोर्शन दिया गया है, जो कि आपके एग्जाम्पल के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट कि शहरीकरण क्या होता है, शहरीकरण से उत्पन्न समस्याएं क्या होती हैं, स्मार्ट सिटीज क्या होती हैं, शहरीकरण को कैसे जो है सही किया जा सके। बहुत प्रकार के प्रश्न दरअसल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। शहरीकरण और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वर्तमान जो नगर नियोजन व्यवस्था है और सिंधु घाटी जो नगर नियोजन व्यवस्था है, उसके बारे में अक्सर आपके कंपैरिजन में प्रश्न पूछ लेता है। इस पर हमने ऑलरेडी आपको एक प्रश्न भी दिया था, अगर आपको याद होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर प्रणाली और वर्तमान नगर प्रणाली में क्या अंतर या क्या समानताएं हैं, ऐसा प्रश्न भी हमने आपको एग्जाम में दिया था। भाई साहब, कान और दिल दिमाग सब खोल के बैठना, जो बातें मैं कह रहा हूं अर्जी फर्जी नहीं बोल रहा हूं, बहुत काम की बोल रहा हूं, इसलिए ध्यान से मेरी बातों को सुना करिए आप लोग। ठीक है, ये नहीं कि बस फॉरवर्ड करके फिर से वीडियो पढ़ा देना। जो मैंने बोला, मैंने क्या बोला कि शहरीकरण का चैप्टर टॉपिक आपके पेपर फर्स्ट में जो है इंडियन सोसाइटी में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। प्री में भी अर्बनाइजेशन से प्रश्न पूछा जाता है, ज्योग्राफी में भी अर्बनाइजेशन है, और अर्बनाइजेशन पर यानी कि शहरीकरण पर निबंध भी आपसे पूछा जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक को आप लोग रेडी कर लीजिएगा। टास्क की जो अपनी कॉपी बनाई होगी टास्क वाली, उसमें शहरीकरण को लिखिएगा, शहरीकरण के बारे में एक एस्से तैयार कर लीजिएगा, और शहरीकरण के बारे में मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आप लोग प्रश्न को रेडी कर लीजिएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? आई थिंक आ गई होगी, अगर नहीं आई होगी तो फिर समझिए मामला गड़बड़ है आपका फिर। ठीक है, चलो खैर आगे। जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए COP16 में किस देश के द्वारा प्रकृति के साथ साथ गठबंधन की शुरुआत की गई? कौन सा देश है? तो भारत ने, अमेरिका के द्वारा, कोलंबिया के द्वारा, या फिर फ्रांस के द्वारा? तो अभी हाल ही में जो ये बायोडायवर्सिटी पर ये जो कॉप हो रही है, बैठक हो रही है 16 नंबर की, इस पर दरअसल प्रकृति के साथ गठबंधन जो है, इसकी शुरुआत बेसिकली कोलंबिया के द्वारा की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कॉप की जो बैठक होती है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसको हम लोग कहते हैं, एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है क्लाइमेट चेंज पर और दूसरी होती है बायोडायवर्सिटी पर। तो ये जो कॉप जो बैठक हो रही है, ये बायोडायवर्सिटी पर हो रही है, और हमने आपसे कहा था कि बायोडायवर्सिटी आपके एनवायरमेंट वाले सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां पर आपको बायोडायवर्सिटी क्या होती है, बायोडायवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल किसके द्वारा किया गया, इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होते हैं, कितने नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं, बर्ड सेंचुरीज क्या होती हैं। ये बहुत प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में बायोडायवर्सिटी वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो प्लीज आप लोग वहां पर जो है इन सभी बिंदुओं को रेडी कर लीजिएगा, लिख लीजिए अपनी टास्क वाली कॉपी में कि बायोडायवर्सिटी के चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। एक प्रश्न डैम श्योर रहता है कि इससे आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा जाए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए COP16 में कोलंबिया द्वारा प्रकृति के साथ गठबंधन की शुरुआत की गई है। गठबंधन में मैक्सिको, चिली, स्वीडन, युगांडा सहित 4 महाद्वीपों को अन्य देश भी इसमें क्या है, सम्मिलित है। बड़ा गठबंधन है अपने आप में। नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी कि IGBC से प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्राणी उद्यान कौन बना? तो पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य, या फिर कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, या फिर दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान, या फिर दुधवा नेशनल पार्क। और ये आपके एग्जाम के लिए क्या भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर जरा बताइए, अगर आप लोग को आता है, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो आपको शायद इसका उत्तर पता होगा। तो अभी हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला जो
प्राणी उद्यान है वो बना दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ व्याख्या देखते हैं हम लोग इसका कि हाल ही में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा जो प्रमाण प्राप्त करने वाला जो भारत का पहला प्राणी उद्यान है वो कौन है? दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान। ठीक है, याद रखिएगा। और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। यह भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि ये चर्चाओं में है तो इसलिए अक्सर यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा सकता है। ठीक है, तो उसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल भारतीय उद्योग परिसंघ का क्या है? एक भाग है, अपने आप में एक पार्ट है। ठीक है, किसका? भारतीय उद्योग परिसंघ। और इसके बारे में भी आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा 15 दिन का जल उत्सव शुरू किया गया या किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए है नीति आयोग, या फिर बी पर्यावरण मंत्रालय, या फिर सी कृषि मंत्रालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो अभी 15 दिन का जल उत्सव शुरू किया जाएगा या किया जा रहा है, ये बेसिकली नीति आयोग के द्वारा शुरू किया रहा है। क्या? नीति आयोग। और नीति आयोग का पहला नाम क्या था? योजना आयोग था। क्या था? योजना आयोग था, याद रखिएगा। और नीति आयोग आपके एग्जाम में प्री में भी यहां से प्रश्न पूछता है और मेंस में भी प्रश्न पूछता है। तो अगर हम प्री के पॉइंट से बात करें तो प्री में क्या पूछेगा कि बताओ नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? मैंने आपको कई बार बताया है 2015 में। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, यह मैंने आपको कई बार बताया है। जल्दी जल्दी मुझे पर जो है आप कमेंट करके बताइए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं और उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये प्री पूछा जाएगा। और मेंस में नीति आयोग क्या होता है, नीति आयोग की प्रासंगिकता क्या है, योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग क्यों बनाया गया, क्या वर्तमान समय में नीति आयोग प्रासंगिक है, क्या वर्तमान समय में नीति आयोग योजनाओं को सही रूप से क्रियान्वित कर पा रहा है, योजनाएं बना पा रहा है। ऐसे कई प्रकार के प्रश्न आपके मुख्य परीक्षा पीसीएस या यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप लोग नीति आयोग को बहुत ही बेहतर ढंग से कर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग दरअसल अपनी रिपोर्ट भी कई प्रकार की जारी करती है। तो नीति आयोग की जो रिपोर्ट होती है उनको भी आप लोग जो है क्या करिएगा, पढ़ा करिएगा। वहां से आपके एग्जाम में प्री से संबंधित प्रश्न अक्सर आपके पूछ लिया जाता है। नीति आयोग की रिपोर्ट अपनी जारी करती है। ये सब भैया जी लोग सुन लो कान खोल करके, ये सब कोई बताता जल्दी नहीं है। नीति आयोग अपनी रिपोर्ट जो जारी करता है उसको पढ़िएगा। ठीक है, एजेंडा 2020 और बाकी अन्य जो चीजें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तो नीति आयोग हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए आप लोग। तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा 15 दिन का जल उत्सव जो है शुरू किया जाएगा। नीति आयोग जल प्रबंधन, संरक्षण और निरंतरता के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करने के लिए 15 दिन का जल उत्सव जो है शुरू किया है। कब से कब तक चलेगा? ये 6 से लेकर के 24 नवंबर 2024 के मध्य तक चलेगा। ठीक है, 2024 यहां पर लिख लीजिएगा चाहे तो। ठीक है, और बाकी जल प्रबंधन, जल संरक्षण, यह भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि वर्तमान में कहीं ना कहीं वैश्विक संकट जो उभर रहा है सामने, वो जल संकट का हो रहा है। इसीलिए बार बार जल संकट के बारे में आपको जागरूक किया जाता है। जल ही जीवन है, ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा कोटेशन आप लोग बचपन से सुनते आ रहे होंगे। बहुत कम मात्रा में जो ड्रिंकिंग वाटर है, पानी बहुत है पृथ्वी पर, जल की कमी नहीं है, लेकिन जो पेयजल होता है जिसको हम ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं, उस ड्रिंकिंग वाटर की जो मात्रा है, वो क्वांटिटी क्या है, बहुत ही कम है। और हम लोग इतने घनचक्कर टाइप के हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं अपने आप में। हम टूथपेस्ट करते रहते हैं, पेस्ट करते रहते हैं, और अपने नल का टैप हम खोल लेते हैं, पानी गिरता रहता है, और हम जो टीथ अपने साफ करते रहते हैं, पानी गिर रहा है, नल चल रहा है, पानी गिर रहा है, हम नहा रहे हैं, बाथरूम में शावर आपने ऑन कर दिया, पानी वेस्ट हो रहा है। हम उसकी महत्ता नहीं समझते हैं। महत्ता हम किसी भी चीज की तब तक नहीं समझते हैं जब तक कि हमें उसकी कमी नहीं महसूस होती, यानी कि जब तक वो हमारे पास रहती है, वो चाहे कोई वस्तु हो या चाहे कोई व्यक्ति हो। हम उस वस्तु की महत्ता नहीं समझते जब तक उसकी हमारे पास अधिकता होती है। जब वो वस्तु हमारे पास खत्म हो जाती है तब हमें लगता है यार ये तो होना चाहिए था। ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी हमारे होता है। जब तक कोई व्यक्ति हमारे साथ बहुत ही अच्छे से कदम से कदम मिला के चल रहा होता है, कोई हमें बहुत प्यार करता होता है, कोई हमें बहुत सम्मान देता है, मानता है, हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम उसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। आपसे कहता है कि यस आई एम विथ यू, हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब वो व्यक्ति आपके जीवन से चला जाता है किसी ना किसी वजह से, तब आपको उसकी कमी महसूस होती है। इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जीवन में जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, ठीक है, उनका संरक्षण करिए और अपने रिश्ते को भी संजो के रखिए। ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में आपको सब कुछ मिल सकता है, पैसे से आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। एक अच्छा रिश्ता, एक बेहतरीन रिश्ता आप जो है नहीं हासिल कर सकते हैं। ऐसे में जो भी आपके अपने रिश्ते हैं, किसी भी प्रकार के रिश्ते हो सकते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करिए और आपस में लड़ाई झगड़ा ना करते हुए उनका सम्मान कीजिए। क्योंकि ध्यान रखिएगा
व्यक्ति अच्छा मिलना इस समय में बहुत मुश्किल भरा काम है। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को मेरे। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गए आपके इंपॉर्टेंट। और अब हम आते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर, जिसका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में कि बताइए ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, कहां पर स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, प्रीवियस का प्रश्न है और अक्सर आपके एग्जाम में पूछा आता है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है, एम्स्टर्डम में या कैनबरा में या ओटावा में या फिर नागासाकी में। जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग जो है बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, बाकी कमेंट में अगर आपको कोई डाउट हो किसी भी चीज को लेकर के तो आप जो है निश्चिंत होकर के कमेंट कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग शर्माया मत करिए कि मैं कमेंट करूंगा या करूंगी तो कोई देखेगा तो क्या कहेगा। ध्यान रखिएगा, एक विद्यार्थी के अंदर जिज्ञासा का होना बहुत जरूरी है। तार्किकता और जिज्ञासा दो ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हर विद्यार्थी के अंदर होनी चाहिए। आप दुनिया के बारे में सोचो, अगर आपको लगता है कि आपके मन में कोई डाउट है परीक्षा को लेकर के, एग्जाम डेट को लेकर, किसी भी चीज को लेकर के, निश्चिंत होकर के आप कमेंट किया करें। आपके सभी कमेंट्स को मैं पढ़ता हूं, ध्यान रखिएगा, हर एक कमेंट्स को मैं देखता हूं। कभी कभी रिप्लाई कर पाता हूं, कभी रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, लेकिन कमेंट्स में सबके पढ़ता हूं। जहां लगता है कि रिप्लाई करने की आवश्यकता है, मैं अपने तरफ से मैं जो है खुद ही उसका रिप्लाई कर देता हूं। तो आपके मैं कमेंट्स को पढ़ता हूं, प्लीज आप लोग इसको जरा ध्यान से देखा करिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं पीसीएस के मेंस के क्वेश्चन पर। तो प्रश्न क्या है कि वित्त आयोग, जिसको हम लोग फाइनेंस कमीशन बोलते हैं, वित्त आयोग क्या है और वित्त आयोग के प्रमुख कार्यों को बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसीएस में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 125 वर्ड्स में यानी कि 125 शब्दों में इसको जो है आपको लिखना है। मुझे उम्मीद है कि आप इसका उत्तर घर पे लिखते होंगे। जितने प्रश्न मैंने करा दिया, अगर उतने प्रश्न को आप लोग करते होंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत फायदा होगा। आप ये सब काम करते रहिए भैया, इसके लिए आप लोग पैसा चार्ज करते हो अलग अलग कोचिंग में। ठीक है, प्रश्न देने के लिए 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन मिलते हैं, उसका पैसा मंथली आप 1200 1500 रुपया, 1000 2000 रुपया देते हो आप, और ये मैं आपको फ्री में देता हूं। ठीक है, इसलिए इसकी महत्ता को समझिए और ध्यान रखिएगा, फ्री की जितनी भी चीजें हैं ना वो सभी बहुत कीमती होती हैं, चाहे वो जल हो, चाहे वो हवा हो, चाहे सूरज का प्रकाश हो, ये सब फ्री में मिलती हैं और ये उतनी ही महत्वपूर्ण है। अगर ये नहीं मिलेंगी तो आपका जीवन 1 घंटे भी 1 मिनट भी नहीं चल पाएगा। ठीक है, अगर हवा ऑक्सीजन खत्म हो गई तो फिर आपको नहीं मिलने वाली, फिर जिंदगी खत्म आपकी। ठीक है, तो फ्री में दिया जा रहा है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। तो ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छा लेक्चर लगा होगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए, यही मेरी आपसे फीस है, यही मेरी आपसे जो है क्या है गुरु दक्षिणा है। लाइक कर दिया करिए और जो है आपके साथ के जो भी लोग होंगे आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दिया करिएगा। बाकी लास्ट बात अंतिम रूप से जो मैंने स्टार्टिंग में कही कि जो अनिश्चितता अब एग्जाम डेट को लेकर के है, आप लोग ज्यादा घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो, देखा जाएगा कि क्या होगा। लेकिन आप लोग जो डेट अनाउंस की है आयोग ने, उसी डेट को मान करके आप लोग तैयारी करिए। बार बार यूट्यूब पर आप सर्च मत करिए, नहीं तो अपने समय को आप वेस्ट करेंगे, परेशान होंगे, हताशा होगी, निराशा होगी अपने आप में, और कई सारे तरीके के प्रश्न आपके दिमाग में आएंगे। यूट्यूब पर अलग अलग चैनल्स, अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें होती रहती हैं। बहुत ज्यादा आपको पैनिक नहीं होना है, बस जो आप कर सकते हैं अपने स्तर पर प्रयास करिए आयोग को लेकर के और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।